everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is Surbhi. So अब तक हम लोग PYQs कर रहे थे. कल हमने पेपर 1 डिस्कस किया था दिसंबर 2018 का और आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 क्योंकि इसमें भी 15 ही क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि अलग अलग करवाए जाए, इसीलिए हम आज करेंगे पेपर 2. एक बार देख लेते हैं हमारी स्लाइड्स. 15 क्वेश्चंस है और आपकी लास्ट में आंसर की है. ओके अच्छा, एक चीज़ और कि मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैराथन लेकर आऊँ एक, जिसमें हम सारे जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब तक के पेडागोजी के वो सारे डिस्कस करेंगे, जो एक बार भी रिपीट हुए हैं या जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारे डिस्कस कर लेंगे. आराम से अपनी 2-2.5 घंटे की क्लास रखेंगे. लेकिन मैराथन आपकी तभी आएगी जब आप लोग मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ आप लोग सब मैराथन चाहते हैं, ठीक है ना. वरना हम PYQs तो कर ही रहे हैं, उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और पूरा आपको एक पेपर पैटर्न भी समझ में आ रहा है, ठीक है. तो आप लोग मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्स करके बताएंगे कि हाँ यू वांट मैराथन, तो आपको मिल जाएगी मैराथन. एक चीज़ और कि आप लोगों को ये जितनी भी PPTs है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए. और बाकी भी जैसे कोई डाउट्स हैं कुछ भी है तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, so let's start with today's class. Question number 1. Which one of the following is the most suitable strategy to teach the skill of addition of money? निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? यूज ऑफ ICT का प्रयोग, रोल प्ले, यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडलों का प्रयोग, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना. एक बात बताओ, मुद्रा के बारे में बात हो रही है, मनी के बारे में. पहले तो इन ऑप्शंस को देख लेते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम या प्रश्न एक ही तरीके के अगर आप प्रश्न करते रहेंगे पहले, लेकिन इसमें बात क्या हो रही है कि आपको टीच करना है स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी. मतलब प्रॉब्लम तो आप तब सॉल्व करोगे ना जब आपको वो कंसेप्ट आता होगा, है ना. तो इसलिए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम का ऑप्शन डिलीट हो गया. मॉडल्स, अब यहाँ पे बात हो रही है मनी की, तो मनी का क्या मॉडल हो सकता है कि आपके नकली नोट, नकली मुद्रा, है ना. तो अगर आप उसको रख भी लोगे, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तभी तो आप उसके साथ कुछ खेल पाओगे या कुछ समझ पाओगे. तो मॉडल भी नहीं हो गया. रोल प्ले हुआ और ICT. पहले आप ICT को समझेंगे. हम ICT के हमने ये एक टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना था. ICT बेसिकली है क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इसको मैंने हिंदी में, पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में भी प्रॉपर वही सेम चीज करके लिखी है, ठीक है. तो हिंदी वाले बच्चे भी घबराएंगे नहीं, उनको भी पूरे नोट्स मिले हैं. तो ICT बेसिकली है क्या? ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार तकनीक. अब इसमें क्या है, बेसिकली जैसे नाम कह रहे हैं सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. इसमें क्या है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं. और बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो ICT इन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि शिक्षण में ICT का प्रयोग. अब आप एक चीज देखो, आजकल क्या हुआ, जैसे पैंडेमिक आया, जैसे ये कोरोना आया, सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, यहाँ तक कि ऑफिसेस, बड़े बड़े ऑफिसेस भी ऑनलाइन हो गए. अब जिन लोगों ने स्कूल में या अपनी पूरी लाइफ में कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपना सर घुसा के रखा है, जिन्हें बेसिकली पता है कि कैसे ऑपरेट होता है, वो तो इजीली ऑनलाइन पे ट्रांसफॉर्म हो गए. लेकिन जिन लोगों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची थी, क्या वो लोग ये बात समझ पाए? उन्हें कितनी प्रॉब्लम आई. जो हमारे पुराने टीचर्स थे उनके साथ तो बहुत प्रॉब्लम आई कि वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट ही नहीं करवा पा रहे थे, है ना. या फिर जो बच्चे जैसे जो रिमोट एरियाज में हैं, जो थोड़ा रूरल एरियाज में हैं बच्चे, जिनके पेरेंट्स या वो लोग खुद भी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हुए हैं अभी तक, उन्हें भी कितनी प्रॉब्लम आई. वहाँ वाईफाई कनेक्शन नहीं थे. तो अब एक्चुअली हमें ICT का, टेक्नोलॉजी का मतलब जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया. लेकिन पहले के टाइम में भी तो ICT उतनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ICT बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. तो जब हम टीचिंग TLM हमने पढ़े थे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण, जो हमने शिक्षण वो पढ़े थे साधन, उसमें क्या हमने हमारा क्या था, एक था सेंसस बेस्ड और दूसरा था टेक्निक बेस्ड, तकनीक के ऊपर. तो ये जो ICT है ये पूरा तकनीक में ही आ जाता है. कैसे? जो आपका इसमें सॉफ्टवेयर तो है ही, साथ में हार्डवेयर भी है. देखिए कैसे, इसमें कौन से टूल्स हैं,
टूल्स मतलब उपकरण कौन से हैं? रेडियो, टीवी, टेलीफोन। न्यू टूल्स में क्या आ जाते हैं? कंप्यूटर, सैटेलाइट, इंटरनेट, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है? और इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसमें अलग अलग तरीके की चीजें हैं। क्या? ऑडियो, वीडियो, ऑडियो विजुअल, दृश्यात्मक और श्रव्यात्मक, और साथ में टेक्स्ट भी मान लेते हैं हम। अब इसको मैं कैसे समझा रही हूँ? अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है, ये पूरी एक स्लाइड है, ये टेक्स्ट ही तो है, टेक्स्ट है, लिखा हुआ है ना ये। तो ये वही तरीके का है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी है, टेक्निक बेस्ड भी है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जैसे आप लोग अभी की तो चलो बात छोड़ दीजिए, अभी आप कुछ साल पहले ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, आप लोगों ने जैसे बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स थे, जिसमें क्या होता था, एक रूम में क्लास होती थी, लेकिन बच्चे इतने होते थे कि एक रूम में नहीं बिठा सकते, तो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में बच्चों को हम शिफ्ट कर देते थे, और फिर सैटेलाइट के थ्रू उनकी क्लासेस में बोर्ड लगे होते थे जहाँ पे टीचर पढ़ाते थे। जो हम अभी यूट्यूब पे कर रहे हैं वो हम सैटेलाइट के थ्रू करते थे, ताकि ये एक बड़े पैमाने पे ना होकर एक छोटे लेवल पे हो, कि हम बस एक ही बिल्डिंग में या एक अलग अलग जगह पे जहाँ पे हम चाहते हैं वहीं पे हमारी क्लास दिखे। ऐसा करते हैं ना टीचर्स, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब जब यूट्यूब पे आ गई बात, तो यूट्यूब का मतलब है कोई भी देख सकता है, मतलब आप तो देख ही सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है या आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो देखे तो सही टीचर पढ़ाता कैसा है, तो वो भी आपकी क्लास खोल के देख सकते हैं। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था ना, कि पहले तो आप वहाँ सेंटर पे जाते थे, फिर वहां पे क्लासेस लगती थी। तो ये सब चीजें क्या, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रही है, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली लाइन है ना, लास्ट वाली, इसको सब ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, प्रौद्योगिकी और आईसीटी उपकरण ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया में सीखने, लचीलेपन और दक्षता को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। क्या कह रहे हैं? टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी टूल्स एज अ ग्रेट वे टू एनहांस लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द प्रोसेस ऑफ डिसएमिनेटिंग नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि ये जो टेक्नोलॉजी और आईसीटी टूल्स है, इनके थ्रू एक्चुअली क्या हुआ है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है, हमारे एजुकेशन फील्ड है, इसमें एक तरीके की क्रांति अनुभव की गई है। अब आज से 15 साल पहले ले लीजिए, जब हमारे पेरेंट्स स्कूल में, या स्कूल में नहीं, कॉलेज में कह लीजिए, या उससे भी पहले 20 साल ले लीजिए, क्या उस वक्त ऐसा पॉसिबल था कि अगर एक क्लास में 10 बच्चों की जगह है तो 10 ही बैठ सकते थे? 11वें बच्चे को बाहर खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट कर आके तुम 15 बिठा सकते थे, चलो स्टूल बिठा दिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था कि दूसरी क्लास में उन्हीं बच्चों को बिठा के सैटेलाइट से क्लास ली जा सके? क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, पहले सैटेलाइट्स आए, तो सैटेलाइट्स के थ्रू बच्चों ने देखा कि कितना पॉसिबल है, तो टीचर्स ने उसको यूज किया। उससे क्या हुआ, उससे वो एक बारी में 10 की बजाय अब उनकी लेवल रेंज बढ़ गया, अब वो 100 बच्चों को बढ़ाने लग गए, है ना। साथ में और क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई, एनहांस लर्निंग। अब आपके जैसे अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिखना शुरू किया, तो अब आप एनहांस लर्निंग भी कर सकते हैं। पहले एक बात जो आपको सिर्फ बोल के समझाई जा सकती थी, ज्यादा से ज्यादा कोई 3D चीज दिखा सकते थे, अब आपको एक पूरी वीडियो दिखाई जा सकती है। पहले हम कोई प्रोसेस है, हम उसको बोल के समझा सकते थे। अच्छा, चाय बनानी है, आपने एक काम करना, पहले गैस ऑन करना, उसके ऊपर आप पानी डालना, पत्ती डालना, दूध। अभी आपसे, अब आप क्या कर सकते हो, पूरी वीडियो दिखा सकते हो बच्चे को कि कैसे बनाना है, एक्चुअली कैसे कैसे करना है। अगर आप उसे बोलोगे कि थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, तो आप कैसे दिखाओगे? आप उन्हें दिखा सकते हो, देखो इतना ब्राउन कलर आना चाहिए जितना इस वीडियो में दिखाया है ना। तो एनहांस तो हो गई लर्निंग। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ कुकिंग उसमें है, हर चीज में है। साइंस की कितने सारे हैं, साइंस में आप सिर्फ बता सकते हैं, देखिए हम नाक से सांस लेते हैं, फिर हमारी जो हवा है वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर वहां से हमारे उसके वेन्स के थ्रू या एरोटा के थ्रू हमारे खून में मिलती है, फिर वहां पूरी हार्ट में जाती है, फिर हार्ट पंप करता है। ये सिर्फ आप बोल सकते थे, लेकिन अब आप एक वीडियो बना के बच्चों को एक्चुअली दिखा सकते हो कि उनके शरीर के अंदर कैसे चल रहा है मामला, दिखा सकते हो ना। तो ये क्या है, ये एनहांस लर्निंग हो गई। और एफिशिएंसी तो हो ही गई है, ऑफ कोर्स सी बात है। अब आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हो और कितने बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहे हो। तो यही चीज कही है यहाँ पे लर्निंग में, जो आईसीटी ने क्रांति से एक ला दी है, यही बात की है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आईसीटी के, ये पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोवाइडिंग एसेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन, वही वाली बात कि एक्सेसिबिलिटी आ गई। अब जो बच्चे रिमोट एरियाज में हैं,
देखो इसमें दो तरीके की है, एक क्या है, आप लोग हो, आज मैंने अभी क्लास आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आप में से अगर जो बच्चा इस वक्त ऑनलाइन आ सकता है वो देखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को कुछ बच्चों के तो नाम भी याद हो गए, माही है, पवन है, दिव्या है, आप लोग ऑनलाइन आ सकते हो, आप लोग देखते हो, उसी वक्त मुझसे बिल्कुल कम्युनिकेट करते हो। लेकिन जो बच्चे नहीं आ सकते, वो जिससे जैसे भी उन्हें टाइम मिलता है, रात को मिलता है, अगले दिन सुबह सुबह मिलता है, वो क्लास देख लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके की एक्सेसिबिलिटी है। दूसरी चीज एक्सेसिबिलिटी में और क्या हुई, पहले क्या था, पहले अगर आपकी 3 बजे की क्लास है तो आप 2 बजे घर से निकलते थे या 2:30 बजे घर से निकलते थे, आप सेंटर पे पहुंचते थे, वहां वेट करते थे, सेटल होते थे, फिर टीचर क्लास शुरू करते थे, चाहे आप टीचर के रूम में बैठे हो, मेन हॉल में बैठे हो या अलग अलग, टीचर की क्लास शुरू हुई, वहीं पे आपने देखी, नोट्स बनाए, घर चले गए। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, है ना। अब जो बच्चा सपोज करो दिल्ली का एक राजेंद्र नगर जो इलाका है वो यूपीएससी का हब माना जाता है, अब अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो चाहे राजस्थान रहता हो, यूपी रहता हो, हरियाणा रहता हो, उस बंदे को दिल्ली आना पड़ेगा। अब सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन पूरे करने के लिए उसे समाज से भी तो लड़ना पड़ता है। अगर कोई लड़का है, हर कोई नहीं भेजता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हर किसी के आगे प्रॉब्लम्स है, किसी के पास कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के भाई पापा है रिजिड है, नहीं मान रहे, और हमारे इंडिया में तो पापा की मर्जी के बिना हमारे घरों में एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो क्या है, अब सपोज करो लड़का है और उसने बोला पापा मैं यूपीएससी करूंगा, मैं कुछ नहीं करनी, तूने तेरे बस की नहीं है, घर में जा और खेती कर ले, कह देते थे ना, ये तो बिजनेस पढ़ा, बिजनेस संभाल, हो रखी है यूपीएससी, कह देते थे ना पेरेंट्स। अब क्या है, अब बच्चे ना ऐसे हो गए हैं, मत करने तो कोई बात नहीं, मेरे पास फोन है, मैं आराम से अपने जैसे टाइम मिलेगा मैं यूट्यूब पे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ के रहूंगा। क्या है ये सब, आजकल होते हैं ना चमत्कार, होते हैं लोग, सुनने में आता है कि एक लेडी है या उन्होंने रात को अपने बच्चों को सुलाकर फिर अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वो कलेक्टर बन गई। ऐसी लड़कियों के साथ होता था, भाई पेरेंट्स नहीं भेजते थे उन्हें दिल्ली, उन्हें डर लगता था कि उनकी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, जो भी रीजन हो, नहीं भेजते थे दिल्ली। तो क्या अब वो इन बेचारे के सपने तो रह जाते थे, लेकिन अब वो कर पा रहे हैं। तो यही तो एक्सेसिबिलिटी है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्पेशली इन रिमोट एरियाज। पहले रिमोट एरियाज के बच्चे थे, वो पब्लिक स्कूल्स, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, कभी कभी वही वाली बात कि घर से बहुत दूर होता था, नहीं जा पाते थे। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो बच्चे सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, वहां पर भी क्वालिटी ऑफ टीचिंग सुधर चुकी है, ठीक है ना। अब वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर एक्चुअली इंक्लूसिव हो गए हैं, अब वो पढ़ पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, पहले अगर आपने घर जाके बोला पापा वो टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाती इसलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो पापा भी कहेंगे चलो हो सकता है बच्चा सही कह रहा हो, अब तुम कह के दिखाओ, पापा कहेंगे कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हारी क्लास में बैठूंगा, मैं देखूंगा कैसा पढ़ाती है वो, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी है एक तरीके की। और दूसरी तरीके की भी है, भाई टीचर कुछ गलत करेगा तो एक सबूत है आपके पास, पहले क्लास में सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती थी, लेकिन अब आप लोग दिखा सकते हो, ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी तो है। और वैसे भी और बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेंथन द पॉलिसी, रूल्स एंड लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम। भाई सब कुछ अगर आप एसेसिबिलिटी दे पा रहे हो तो हाँ, लॉज हम एनहांस कर पा रहे हैं ना, उनके लॉज इनैक्ट कर पा रहे हैं कि उन्होंने कहा सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, तो अब हम लॉज एक्चुअली इनैक्ट कर पा रहे हैं कि पूरा का पूरा उनके लिए स्कूल बनाए, टीचर बनाए, जो बच्चे नहीं पहुंच पाते, गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स बनाती। अब क्या करे, अब सिर्फ उन्हें एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन दे दे तो बच्चे अपने फोन पे क्लास ले लेंगे। तो ये लॉज, रूल्स और पॉलिसीज अब इनके एक्चुअली काम आ पा रही हैं आईसीटी के थ्रू। एनालाइज द लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। ईजी हो गया है थोड़ा कि अब हम देख पाए कि बच्चे एक्चुअली कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या उनको कितना उन्होंने सीखा है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि बच्चे किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, अपना एक प्रतिभागिता दिखा रहे हैं, ठीक है, कितना वो याद रख पा रहे हैं। और साथ में वही वाली बात है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी हम चेक कर सकते हैं इसमें। भाई परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, अगर हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं कि इफेक्टिवनेस है, इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, तो परफॉर्मेंस दिख गई हमें। प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि अगर किसी को नौकरी दिलवानी है, अब आप आज खुद देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में जाके कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाके आप नौकरी की डिमांड करो और उनसे एक बात कह दो, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप कितने ही हाईली क्वालिफाइड हो, आपको प्लेसमेंट नहीं देंगे वो लोग,
क्योंकि आजकल उन्हें भी पता है हर फील्ड में ज़रूरत है। तो आईसीटी एक तरीके से ये भी हेल्प करती है कि आपको टेक्नोलॉजी से रूबरू कराती है। पहले, आज से 2 साल पहले इतनी नॉलेज फिर भी नहीं थी जितनी अब सडनली लोगों को हो गई है फोन में। मैं अपने घर का एग्जांपल दूं तो आज से 2 साल पहले ना मेरे पिताजी ने शायद यूट्यूब खोल के देखा भी नहीं था, और आजकल वो पता है मुझसे कहते हैं, मैं कहूंगी ना पापा ये समझ नहीं आ रहा, अरे यूट्यूब खोल, उस पर डाल, सब कुछ आता है आजकल। मैं कहा वाह, तो ये सब क्या है? ये सब वो दिखा रहे हैं कि एक्चुअली सडनली जो टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी एकदम जागरूकता हुई है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो यही तो दिखा रही है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब उन्हें नॉलेज तो मिली और उन्होंने नॉलेज को अप्लाई भी किया है। अब वो एकदम सडनली जो भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक यूट्यूब खोलते हैं, उस पर डालते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक कि जो बंदा इलिटरेट है, जो बंदा पढ़ लिख नहीं सकता, वो बंदा यूट्यूब पे माइक के ऑप्शन पे क्लिक करता है और बोलता है, यूट्यूब उसको उसकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। तो क्या है ये सब आईसीटी ही तो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यही सब चीजें हिंदी में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो हम आईसीटी ये है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझाना जरूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं, पेडागोजी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 का इक्वल ही है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको बस जो आपके क्वेश्चन है, जहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल नहीं लिखा है तो जर्नलाइज्ड पेडागोजी है। ठीक है ना। अब जैसे मुद्रा है, स्किल ऑफ एडिशन है, ये कहने को पेपर 2 में आया है, जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मनी का कंसेप्ट एक्चुअली बच्चों को 3rd 4th में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है ना। 1st 2nd में तो मुझे याद है हमने वो सिक्के छापने सीख लिए थे, जो बच्चे सकते हैं पेपर के नीचे सिक्का रखते हैं, फिर उस पर कलर करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे सब छप के आ जाता है। तो आप खुद सोचो, ये जर्नल पेडागोजी है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 की बायरफिकेट एज सच नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, आईसीटी से आप एज सच मनी के एडिशन नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? आप उन्हें वीडियोस दिखा दोगे, वीडियोस में क्या दिखाओगे कि कुछ लोग मनी का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन वही चीज तो वो डे टू डे लाइफ में भी देख रहे हैं। लेकिन रोल प्ले एक ऐसा ऑप्शन है जिससे एक्चुअली बच्चे उसमें खुद भागीदार होंगे। आप एक बच्चे को दुकानदार बनाओ, दूसरे बच्चे को खरीदार बनाओ, कुछ सामान रख दो और कुछ नकली नोट उसके हाथ में दे दो, असली दे दो, फिर उससे को बच्चा ये सामान खरीद के लाओ, तो वो 2 चीजें खरीदेगा, 3 चीजें खरीदेगा, तो वो वहां पे अपने पैसे जोड़ेगा, फिर उसको देगा। तो इस हिसाब से रोल प्ले विल बी द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप बच्चों को एक्चुअली सिखा पाओगे एडिशन ऑफ मनी, मुद्रा के योग। ठीक है ना। और दूसरी बात, आईसीटी आप सोचोगे कि आपको क्यों फालतू में इतना लंबा लेक्चर दे दिया, क्यों पढ़ा दिया मैम ने। बेटा इस पे एक क्वेश्चन आया है, दूसरा तो आ सकता है। ठीक है ना। तो आईसीटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को फॉन्ट छोटा होने की वजह से देखने में दिक्कत हो, तो आप थोड़ा वेट करिएगा। जैसे आपकी पीपीटी आ जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग आराम से वहां पे देख सकते हैं। अभी आप सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आफ्टर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू हर क्लास। क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आफ्टर टीचिंग द कंसेप्ट, और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ये पढ़ाएं कैसे, ये टीच कैसे करें। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, वो कह रहे हैं कि आपको मुद्रा का योग पढ़ाना कैसे है, और दूसरा अब ये क्वेश्चन है जिसमें बात हो रही है कि पढ़ाने के बाद टीचर ने क्या किया। तो ये चीजें ना एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्विंग पे इम्पैक्ट डालती है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू हर क्लास, अ टीचर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू मल्टीप्लाई 48 by 4। अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। One of our students solved it orally as to multiply 48 by 4, we first add 48 to 48, which makes 96, and then add another 96 to reach 192. So the answer is 192. उनके एक छात्र में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम 48 में 48 जोड़ते हैं, 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार
उत्तर 192 192 है। सो कैन यू से अबाउट हिज और हर स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यार मेरी हिंदी में थोड़ा नंबर्स में तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं वही वाली कैटेगरी हूँ जो वो वाले मीम्स नहीं बनते कि 1 2 3 4 30 तक तो हमें काउंटिंग आती है, उसके बाद हम 31 पे आ जाते हैं, तो थोड़ा वो वाला हाल है। A child used a wrong method to multiply. He or she has to use place value algorithm to multiply the numbers. Options है आपके। बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया, संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए। इसके ये दो तरीके से गलत है। एक तो स्थानीय मान एल्गोरिथम एज सच कौन सी एल्गोरिथम है मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए फिर ये तो वैसे ही गलत है। दूसरी चीज क्या है, यूज्ड रॉन्ग मेथड टू मल्टीप्लाई। पहली बात तो बच्चे का आंसर सही है, दूसरी बात ये जो मेथड है ये मैथमेटिकली करेक्ट है, इसमें एज सच तो कोई गलती नहीं की है, बच्चे ने किया तो सही है। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली है क्या, गुणा जो है, गुणा की अवधारणा बेसिकली है क्या, रिपीटेटिव एडिशन ही तो है कि हम एक ही चीज को बार बार ऐड करते हैं। अगर आपने 48 इंटू 4 किया है तो इसका मतलब क्या है कि 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, 48 को हमने 4 बार ऐड किया। ये क्या है, ये बेसिकली एडिशन का शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये तो है कि हम अगर 10 बार 48 को ऐड करने के बजाय उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हमने बता दिया है ना। तो ये ना मैथमेटिकली रॉन्ग है ना आंसर रॉन्ग है, तो हम इसको गलत अवधारणा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, तो ये हो गया गलत। He or she has not understood the concept of multiplication. उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई होती तो वो ये नहीं करता। उसको पता है कि 48 इंटू 4 का क्या मतलब है, 48 को हमने 4 बार ऐड किया है, तो ये भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, द गिवन प्रॉब्लम इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम एंड नॉट एडिशन प्रॉब्लम। मैंने अभी बोला कि मल्टीप्लीकेशन बेसिकली है क्या, दी गई समस्या है, गुणा समस्या है, योग की समस्या नहीं है। मैंने बताया कि गुणा की जो अवधारणा है वो बेसिकली बार बार योग ही तो करते हैं हम उसमें, तो जब है ही वो दोनों आपस में इंटरलिंक, वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम उसको डायरेक्ट गलत नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, ही और शी अंडरस्टूड मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन। उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, और ये बिल्कुल सही है। उसने समझ ही ऐसे लिया है तो वो कोशिश भी वैसे ही कर रहे हैं। उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि बेटा अगर 48 इंटू 100 आ गया, या 48 इंटू, चलो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ना लेकर हम ऐसा ले लेते हैं, 48 इंटू 12 आ गया, तो बेटा कब तक जोड़ोगे? ये तो 4 था तो तुमने जोड़ दिया है ना। लेकिन अगर हम उसको 12 आ गया या 16 आ गया, कोई बड़ा नंबर आ गया, तो कब तक जोड़ोगे आप उसको? लेकिन उसने अभी, बच्चे ने क्या समझा है, उसने अभी गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, इसलिए उसने आंसर सही निकाला है, उसका तरीका भी बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा आपका डी पार्ट। ओके, मैंने अभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, मैंने ये कहा कि बच्चे ने अभी ऐसे समझा है, अभी उसको ये नहीं समझ में आया कि अगर ये बड़ा नंबर आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसने समझा सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following should be taken up as initial activity in introducing the concept of time to young learners? अब फिर से वो चीज, अभी उस क्लास में टीचर पढ़ा चुका था तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट हो रहा है। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? मतलब शुरू में आप बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम? डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंसेस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम, बच्चों समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट इलैप्स टाइम, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। फिर से वही वाली बात कहूंगी मैं, ये जो टाइम का कंसेप्ट है ये आपको प्राइमरी लेवल पर ही सिखा दिया जाता है, तो ये भी एक जनरल पेडागोजी का ही कंसेप्ट है, तो इसको आप ऐसे लेके नहीं चल सकते कि ये पेपर 2 में टाइम की बात क्यों कर रहे हैं, पेडागोजी जनरल ही रहती है। अब देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट्स, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। जब तक समय समझ ही नहीं आएगा तब तक आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे?
आपको जब तक कोई चीज समझ नहीं आएगी तब तक आप उसे कन्वर्ट, उसका रूपांतरण कैसे कर सकते हो? ये गलत हो गया। फिर टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट इलैप्स टाइम, बच्चों को ये पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। कितने बीते हुए समय पे चले जाओगे आप? कल, परसों, तरसों, कहाँ तक जाओगे? दूसरी बात, बीते हुए समय की गणना करनी क्यों है? उसमें और समय व्यतीत करके। जोक्स अपार्ट कि बच्चों को बीते हुए समय की गणना भी आप तभी कराओगे जब उनको समय का बोध हो, उन्हें समझ तो आए समय एक्चुअली है क्या। ये भी गलत। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, बच्चों को ये पढ़ाकर कि समय को कैसे पढ़ा जाए घड़ी में। फिर वही बात, आप समय की अवधारणा अगर समझाने में यही तो करना है कि हमें बच्चों को टाइम देखना ही तो सिखाना है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस कैसे करें, यही तो क्वेश्चन है। तो इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो वही काम हम क्या करें? तो ये तो एक तरीके से क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गया, तो ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंसेस विद फ्रेजेस रिलेटेड टू टाइम, बिल्कुल सही। आप बच्चे से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हुए जब आप एक तरीके से प्रारंभिक गतिविधि करोगे तो अब आप उसको क्या करोगे? तब आप उसको समझाओगे कि बेटा देखो, अभी तक आपने नोटिस किया कि आपकी मम्मी बोलती थी 7 बज गए, ओ नो तुम बहुत लेट हो गए हो, 7:30 बज गए, तुम्हारी बस आती ही होगी। तो ये जो टाइम था ये किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा था? किस हिसाब से, किसने कहा कि तुम 7 बजे लेट हो जाते हो? कैसे डिसाइड हुआ? तो ये सब चीजें आप पहले बच्चों को समझाओगे, उनके साथ एक जो उनके खुद के एक्सपीरियंस है उन फ्रेजेस को रिलेट करोगे, उसके बाद उन्हें टाइम आराम से समझ में आएगा, है ना। तो ये आपका आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, Which one of the following is not the purpose of assessment? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स ग्रोथ, छात्र के विकास की निगरानी करना, मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन। स्टूडेंट्स ग्रोथ मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये निर्देशक निर्णय लेना। तो ये निर्देशक निर्णय कौन से होते हैं कि एक्चुअली आप ये देखो, असेसमेंट के थ्रू आप ये देखते हो ना कि आपकी क्लास को, आपने जिन बच्चों को पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया। अगर सबको समझ में आ गया तो आपका अगला डिसीजन क्या होगा, अगले आपके इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे? आगे बढ़ो, नया टॉपिक पढ़ाओ। अगर नहीं समझ में आया तो रुको, दोबारा पढ़ाओ। या बच्चों के लिए होंगे कि कोई एक्टिविटी करो या टॉपिक का दोबारा टेस्ट दे दो, कुछ भी इस हिसाब से। तो वो होता है निर्देशक निर्णय, मतलब बेसिकली आगे बढ़ने के लिए आप क्या सोच रहे हैं। इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल ये भी सही है। रैंकिंग द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। अब आप बताओ इनमें से कौन सा पर्पस असेसमेंट का नहीं होना चाहिए या नहीं होता है? बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ये डी, कि ये नहीं होना चाहिए। भाई रैंक करना जरूरी नहीं है, इसीलिए तो हमारे करिकुलम में प्राइमरी लेवल पे तो ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए थे। रादर अभी भी शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो चल रहा है ग्रेडिंग सिस्टम। तो ग्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि जबरदस्ती बच्चों को एक वो ना दिखाया जाए कि तुम पीछे रह गए, तुम ग्रेड्स दो ताकि सब कुछ एक तुम अपर लेवल पे सोच सको कि हाँ ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे ही बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें आप एक को या अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी पार्ट, क्योंकि उसमें डी गिवन है। तो आपका आंसर हो गया बी, कि आपको रैंक के लिए असेसमेंट नहीं करनी है, आपको बच्चों को विकास की निगरानी करनी है, आपको अपना करिकुलम प्लान किस हिसाब से करना है, आगे क्या किस हिसाब से बढ़ना है, वो तैयार करने के लिए आपको असेसमेंट करनी है। या आपको ये देखना है कि जो आपका करिकुलम है वो एक्चुअली इफेक्टिव है, उसमें बच्चे कुछ सीख भी पा रहे हैं कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is most suitable method for teaching mathematics at upper primary level? अब यहाँ पे लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर, अपर प्राइमरी लेवल। तो ठीक है, ये आपका पेडागोजी, आपका पेपर 2 का सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। पर उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, ये बच्चों के लिए होता है कि आप छोटी चीजें समझाओ, उनको एक 10 बार एक ही चीज करके दिखाओ, तब जाके उन्हें समझ में आता। तो डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर मेथड तो मैं मैथ्स में वैसे भी इफेक्टिव मानती ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स में आप हर चीज को ढंग से जब तक बच्चों को अच्छे से नहीं सिखाते, उन्हें दिखाते नहीं हो, तब तक लेक्चर मेथड इज बोरिंग। एक तरीके से मैं क्लास में आऊँ और मैं कुछ भी ना करूँ, बोर्ड पे लिखूँ नहीं,
सिर्फ बोल के चले जाओ, लेक्चर दे दूं आपके लिए मनी क्यों जरूरी है, आपको ये काम करना है इसलिए आपके लिए मनी जरूरी है, ऐड करना है तो हाँ इन दोनों को ऐड कर लेना, समझ में आएगा किसी को? कुछ भी नहीं आएगा। तो लेक्चर मेथड भी एक तरीके से बेकार है और ये एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए ठीक रहते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप दोनों लोगों को इसी में कंफ्यूजन रही। तो एक्टिविटी में क्या होता है, जहाँ पे बच्चे खुद करके सीखे। अभी फिलहाल हमें जो वो वाली एक्टिविटीज होती है वो बेसिकली बेसिक मैथ्स के लिए होती है, जब बच्चे खुद करके सीखते हैं। अब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर है, अपर प्राइमरी लेवल पर है, उसके मैथ्स के बेसिक तैयार हो चुके हैं। अब आप उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग दीजिए, अब आप उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दीजिए, जहां वो एक प्रॉब्लम को अपने जितने भी बेसिक्स है उन सबसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जब वो सॉल्व कर पाएगा तो वो अपने अलग अलग और कंसेप्ट तैयार कर पाएगा। तो आपका आंसर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दूसरी बात ये है कि जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा था, आप बेशक क्लासेस चेक कर सकते हैं, तो हमने बात भी की थी कि ये जो मेथड है ये एक्चुअली बड़े बच्चों के लिए, इसकी एक जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये बड़े बच्चों के लिए यूज होता है, आप छोटी क्लासेस में से यूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मेनी टाइम्स, एक समस्या को कई बार हल करना। एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का खोज करना। मेमोराइजिंग ऑल फॉर्मूलाज, सभी सूत्रों को याद करना। कॉपिंग करेक्टली व्हाट टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड, शिक्षक बोर्ड पे जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? एक ही समस्या को कई बार हल करने का मतलब हो जाता है कि आप एक तरीके से उसका जो ऑप्शन, जो उसका सोल्यूशन है, जो उसका आंसर है वो रट रहे हैं। ये हम छोटी क्लासेस में यूज करते हैं ताकि बच्चों को एटलीस्ट एक बार रट जाए तो उसके बाद उनको समझाना आसान हो जाता है। तो ये तो गलत है। आप खुद याद कर लो कि आप 7th 8th में आने के बाद आपको टीचर कहते थे जाओ इसको 5 बार लिख कर लो, नहीं कहते थे टीचर्स। एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। आप अपर प्राइमरी लेवल पर हो, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया कि आपको जो बेसिक्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग नजरिए से देखो, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने बेसिक्स लगाओ उनके ऊपर और फिर आप अपने कंसेप्ट्स डेवलप करो, तो यही आपका सही तरीका है। सभी सूत्रों को याद करना ये भी एक तरीके से गलत है, और टीचर जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसे बस बिना देखे बिना समझे कॉपी कर लेना ये भी गलत है। तो ये दोनों वैसे ही गलत है। तो आपका आंसर हो गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रैटेजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज्ड इन द मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, इसके बारे में क्या टिप्पणी है? शुड बी डिस्करेज्ड एज इट डिमोरलाइजेस द चाइल्ड हु इज अनेबल टू आंसर। आपकी जो रणनीति है इसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि ये उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। यार ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता क्लासेस में। ठीक है, जब पूरी क्लास, कभी कभार होता था तो टीचर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले पूरी क्लास ही खड़ी है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी होता था, तो ऐसा नीचा दिखाने का टीचर का कभी मोटिव नहीं होता। ठीक है, टू मेक द क्लास नॉइजी एज द चिल्ड्रन वुड बी टॉकिंग टू मच, कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे। यार उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, अब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है, अब उनमें डिसिप्लिन आ चुका है, तो खामखा की बहुत ज्यादा बातें फालतू की नहीं होगी, और अगर एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है तो उसे हम शोर नहीं कहते, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है could create stress among the children and may lead them to accept the teacher's authority, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर टीचर, ये तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। एक टीचर है वो लीनियंट है, वो बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है और बच्चों को एक्चुअली सबको मिलाकर चलता है, तो बच्चे ऐसा उनसे डरते नहीं है कि उनके अधिकार को स्वीकार करें। लेकिन अगर एक टीचर स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऑफकोर्स ही बात है थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन स्टिल ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं कि मजबूर हो। तो ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट में क्या है, हेल्प्स चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग एंड थिंक क्रिटिकली, बच्चों को एक्चुअली उनके विचार या समझ व्यक्त करने की और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि अब बच्चे क्या करते हैं, दूसरों का जो आंसर आता है उस पे बच्चे डिस्कशन है, पूछताछ चल रही है, तो बच्चे अगर किसी ने कोई गलत आंसर या सही आंसर भी दिया और किसी के मन में डाउट है तो बच्चा पूछ सकता है, मैम इसने ये आंसर दिया लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता था। तो ये एक तरीके का क्या है, ये आलोचनात्मक रूप ही तो है कि बच्चे ने उसको अवलोकन किया जो दूसरे बच्चे ने सुझाव दिया, फिर उसके बारे में अपने विचार, अपनी समझ को व्यक्त किया, फिर टीचर समझाएगा कि हाँ बेटा आप सही हो या आप गलत हो। तो ये बिल्कुल सही है डी पार्ट। मैराथन के लिए आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, रिस्पांस देंगे तो पक्का आप लोगों की वेडनेसडे मोस्ट प्रोबेबली आपकी मैराथन लग जाएगी, ठीक है, वरना ये क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं, मुझे ऐसा कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको इसमें भी सारी क्वेश्चंस मिल ही रहे हैं। रादर मैराथन में आपके एक आधा क्वेश्चन मिस जरूर हो सकता है लेकिन इनमें तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आपके ऊपर है, आप लोग कैसे चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर हैज taught measurement of area to class 8th, but many of the students are confused between the usage of different units of area and the volume. What could be the reason for such confusion in children? एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? Children did not know the use of units for area. बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं, पहले क्षेत्रफल और आयतन के विभिन्न इकाइयों मतलब इनके यूनिट्स के बीच में बच्चे कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज का क्या मतलब है कि उनको ये नहीं पता कि किसमें कौन सी इकाई लगेगी, लेकिन उन्हें ये तो पता होगा ना, कि उन्हें पता तो होगा कि इकाई है कुछ। अगर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है तो इकाई है, मीटर क्यूब की बात हो रही है तो उन्हें ये तो पता है कि इकाई है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें आता ही ना हो, तो ये गलत है। चिल्ड्रन हैव नॉट मेमोराइज डिफरेंट यूनिट। अगर मेमोराइज ही करा देंगे हम मैथ्स में तो फिर वो मैथ्स कहाँ रहेगी, वो तो लिटरेचर बन जाएगी। तो ये भी एक तरीके से गलत है। डिफरेंट यूनिट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑल टुगेदर विदाउट रिलेटिंग देम विद देयर डेली लाइफ। अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। एक चीज मैं बताऊं, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम कुछ ये दिखाते हैं कि बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे लैक कर रहे हैं, तो आपको इसमें एक ट्रिक एक तरीके की, पर ये एक ट्रिक जो होती है वो 100% नहीं होती, लेकिन जैसे इसमें क्या है कि बच्चों की गलती कम ही होती है, हमेशा टीचर की कोई ना कोई भूल होती है जिस वजह से बच्चे नहीं समझ पाते। तो आपको ये नोशन अपने दिमाग में बिठा के चलना है। अब आप देखोगे कि बच्चों को नहीं आता तो क्यों नहीं आता, टीचर की गलती। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया तो क्यों याद नहीं किया, भाई टीचर ने नहीं ढंग से बताया। ठीक है, बच्चों के कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल और मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया इज अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर क्लास 8। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों को 5th 6th में अगर आपको एरिया का कंसेप्ट सिखा देते हैं तो 8th क्लास का बच्चा वॉल्यूम नहीं सीख सकता, तो गलत है। अब बात हो गई यही कि अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना एक साथ बताया गया है, ये टीचर की गलती है। ठीक है ना, तो आंसर हो गया सी पार्ट। बाकी इसका आंसर वैसे जो टेक्निकली होगा कि क्यों नहीं आता, बस वही वाली बात है कि डेली लाइफ से कैसे रिलेट करेंगे। भाई आप उन्हें बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ हो रही है। एग्जाम्पल दो, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, तो एरिया तो मीटर स्क्वायर में हो गया, मीटर इंटू मीटर। और वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो ये भी मीटर में है, तो वॉल्यूम में मीटर का क्यूब आता है। इस तरीके से आप उन्हें समझा सकते हो। डेली लाइफ से जिस तरीके से रिलेट करने का मतलब है, बेसिक कंसेप्ट से आप उनको रिलेट करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following can be the most appropriate aim of encouraging mathematical communications in classroom? कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका क्या मतलब है, बेसिकली आप गणित के बारे में एक गणित की कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जिसमें आप गणितीय अवधारणाओं की बात करते हैं, उनको अगर आप इनकरेज करेंगे तो उसका मेन मतलब टीचर जो इनकरेज करता है उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसके पीछे ऐसा करने के पीछे क्या कारण है उस बारे में बताएंगे। Children should be able to use a precise language while talking about mathematical statements and using them. गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते हुए समय बच्चे को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बच्चे को होना चाहिए सक्षम, क्यों नहीं होना चाहिए।
अगर आप एक बात बोलो, टीचर ने बोला कि इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ a अपॉन a प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब किसी को ये समझ में आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने ये कंसेप्ट या तो याद नहीं किए, या आप इनने जिन बच्चों के पास 10th के बाद मैथ्स नहीं थी उन्होंने सुने ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ भी आ गया होगा जो अब तक टच में होंगे। तो ये सब क्या है? आप मैंने जो बोला वो आप इसको लाइन में भी तो लिख सकते हैं। चलो आप एक छोटे कंसेप्ट पे आ जाते हैं। परसेंटेज की बात हो रही है कि मैंने क्या बोला कि एक दुकानदार एक शर्ट पे 10% का डिस्काउंट देता है और उसका कॉस्ट प्राइस या उसका क्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य उसका कुछ इतना हो जाता है। तो आपको समझ में आएगा 10% का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये आप ऐसे लिखोगे मैथ्स में। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे 10% डिस्काउंट। हिंदी वाले बच्चे उसको वैसे लिखेंगे 10% की छूट। तो कितना लंबा लिखोगे ना। लेकिन नहीं, हमें गणितीय अवधारणाओं, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए हमें इसी तरीके की लैंग्वेज को यूज करना है। तो इसको प्रोत्साहित करने की बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चिल्ड्रन हु हैव फियर अबाउट मैथमेटिक्स शुड बी एबल टू इंटरेक्ट इन द क्लास। बच्चे को जिसको डर है उसको अगर इंटरेक्ट करे तो लैंग्वेज से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा हमें। तो ये गलत है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज डिबेट्स इन द क्लास रिगार्डिंग टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। गलत है ये। बहस तो आप तब आयोजित करोगे जब बच्चों को पहले पता तो चले कि किस तरीके की बात हो रही है, किस तरीके के कौन सी अवधारणाओं के बारे में और किस तरीके से उसे लिखना है, किस तरीके से उसे बोलना है। तो ये भी एक तरीके से गलत है। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू रिसाइट थ्योरम्स एंड फॉर्मूला। रिसाइट कर रहे हैं मतलब अगर वाचन कर रहे हैं तो वाचन का मतलब है पहले उन्होंने रटा है, तो वो भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया आपका ए पार्ट, ठीक है। कि बच्चे एक तरीके से अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बोलते हुए उन्हें मैथमेटिकल टर्म्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्पस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। हमने डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग बहुत डिटेल में किया है, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, आपको मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य था, याद कीजिए। इसे मैं होमवर्क में देना चाहती थी। वैसे अगर हम लोग की लाइव क्लासेस चल रही होती तो कितना बढ़िया इंटरेक्शन होता ना इन वाले क्वेश्चंस पे। फीडबैक टू पेरेंट्स, नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। यही तो हमारा उद्देश्य था कि हम जो कहाँ पे हमें पता तो चले कि कौन बच्चे पिछड़ चुके हैं और कौन बच्चे आगे चल रहे हैं। तो ये गैप्स पता करना ही था हमारा आंसर, बाकी इनमें से कुछ नहीं था। कि फीडबैक टू पेरेंट्स, हमें माता पिता को प्रक्रिया देना, भाई प्रक्रिया वक्रिया देते रहेंगे, हमारा मेन मोटिव है बच्चों को पढ़ाना, तो उनको पढ़ाने के हमारा मेन मोटिव है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, ठीक है। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगेन वही बात, रिपोर्ट हम बाद में भरेंगे, पहले हम बच्चों को पढ़ा तो दें। प्लान द क्वेश्चन पेपर, अंतिम अवधि के परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। फिर वही बात, भाई पहले पढ़ा लो ना। तो वही वाली चीज है कि पहले हम बच्चे को समझा ले। पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया, समझ में आ गया तो ये रिपोर्ट भी तैयार होती रहेगी, माता पिता तक प्रक्रिया भी चली जाएगी और अंतिम अवधि की परीक्षा भी तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, अब डायग्नोस्ट हो गया, आपने जान लिया। तो अब रिमीडियल टीचिंग किस लिए है? तो टीचिंग द होल क्लास, पूरी कक्षा को पढ़ाना। तो फिर उसको रिमीडियल क्यों कहते हैं? फिर तो हम नॉर्मली कर ही रहे हैं, उसे हम टीचिंग कहते थे। रिकैपिटुलेटिंग द लेसन, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। पुनरावृत्ति के लिए हम रिमीडियल नहीं कहते। रिमीडियल है जब कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक करने के लिए। उपचार तो हम तभी करते हैं ना जब कोई प्रॉब्लम होती है। टीचिंग इन अ प्ले वे मेथड, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, तो उसे हम एक्टिविटी बेस्ड कहते हैं, उसे हम रिमीडियल क्यों कहते हैं। रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट्स, मैंने कहा जब कोई दिक्कत हो तो दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है? कठिनाई तो यही है कि उनको अधिगम, कमजोर छात्रों की सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो आंसर है आपका डी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। ये फिर से रिपीट हुआ है, देखिए खुद देखिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सीधा सीधा पता है इसका आंसर है बी पार्ट।
रटना, मेमोराइज करना, जो कि एक गणितीय प्रतिक्रिया नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एरर प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक तरीके से रिपीट ही हुआ है। पिछली बार आपको एक लैंग्वेज में पूछा गया था, इस बार आपसे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया है। तो इसमें क्या कहना है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एरर्स अकर ड्यू टू केयरलेसनेस। बिल्कुल गलत। एरर्स कभी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं गणित सीखने में, तो सिर्फ केयरलेसनेस नहीं हो सकता। इसके थ्रू हम एरर्स के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि हम बच्चों की समझ को जान पाते हैं। हम देख पाते हैं कि बच्चे, आप लोग खुद भी देखिए, आप घर में किसी छोटे बच्चे को पढ़ाकर देखिए, बहुत छोटे नहीं, आप अपने से छोटे किसी को भी पढ़ा के देखिए, क्योंकि आप अपने से बड़े को तो पढ़ा नहीं सकते ऑफ कोर्स, जिनको आपसे ज्यादा आता है उन्हें क्या पढ़ाओगे। तो आप किसी को पढ़ा के देखिए, तो आप देखेंगे जो उन्होंने गलती करी ना, आप उनकी गलती देखकर ये समझ जाते हैं कि इनकी सोच किस तरीके से थी। होता है ऐसा। ट्रू बिकॉज द एरर्स रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड। मैंने अभी यही बताया, तो यही आंसर है, लेकिन हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं। फॉल्स बिकॉज मैथमेटिक्स इज एग्जैक्ट। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि गणित में सटीकता से ज्यादा उसके कंसेप्ट मायने रखते हैं, उसकी अवधारणा मैटर करती है, तो ये भी गलत है। ट्रू बिकॉज स्टूडेंट्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड। सत्य क्योंकि त्रुटियां, बिकॉज एरर्स प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन्ड। सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रक्रिया प्रदान करती है। हमें मार्क्स ओरिएंटेड तो वैसे भी नहीं होना है, हमें नहीं जानना बच्चे के कितने नंबर है, हमें ये जानना है कि उसको कितना समझ में आया। तो ये भी गलत है, आंसर है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, हमने किया था अभी टीएलएम वाले क्वेश्चंस में। While teaching the shapes, a teacher can plan a trip to historical place. आकार बढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों का पता, ये स्थानों का यहाँ पे क्रिया होगा कुछ, क्यों करता है, क्योंकि यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि बताइए, इट नीड्स टू प्रोवाइड लेजर टाइम एज मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम। अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है? नहीं, तो ये गलत है। इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। संचार कौशल की बात ही नहीं है, यहाँ पे हम आकार पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे संचार कौशल का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। Shapes are an integral part of every architecture and such trips encourage the connections across disciplines. आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। ये बिल्कुल सही है, ये हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं जिसमें ये सारे पार्ट एक पॉइंट्स ना देकर आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे, याद कीजिए। फील्ड ट्रिप्स आर रिकमेंडेड बाय एजुकेशन बोर्ड्स सो मस्ट बी ऑर्गेनाइज। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए उसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। हम सिर्फ इस बंधन में बंध के काम नहीं करते हैं कि हमसे कहा गया है तो हमें करना है। टीचिंग एक इंडिपेंडेंट फील्ड है, यहाँ पे हर टीचर अलग है, हर बच्चा अलग है। टीचर का पढ़ाने हो सकता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे कोई और टीचर नहीं पढ़ाता हूँ, तो एक तरीके की इंडिपेंडेंट फील्ड है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने बोला है तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया, आंसर हो गया आपका सिर्फ सी। तो अब आप देख लीजिए सी कहाँ पर है, बी पार्ट में, तो आंसर है आपका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ही कैलकुलेटेड द वॉल्यूम। बच्चे से कहा था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें जानना है और बच्चे ने वॉल्यूम आयतन निकाला है। द रीजन ऑफ द एरर इन कैलकुलेशन इज और आर। अच्छा, एक छात्र को घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, उसने घन का आयतन निकाला, तो गणना में त्रुटि का या के कारण क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट फाइंड्स द क्लास बोरिंग एज ही डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स क्लास। ये कारण नहीं हो सकता गलती का, बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर निकाला है, इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं आयतन के बारे में पता है, तो बोरिंग है, वो पसंद नहीं करता, ये वेग आंसर है, लेम आंसर कहेंगे इसे।
स्टूडेंट इज नॉट फिट टू स्टडी इन दैट क्लास, कक्षा में छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त ही नहीं है। ये तो घंघोर बेइज्जती है और ये बहुत घंघोर गलत आंसर है। स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है कि छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम ही नहीं है। सॉरी, सक्षम मतलब उसको कंफ्यूज है, सक्षम नहीं आएगा यहाँ पे, कंफ्यूज आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन की गलती है ये। तो आप यहाँ कहेंगे उसको समझने में गलती हुई है क्योंकि वो कंफ्यूज है, तो यही सही है आपका। इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया है। द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, छात्र का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। अगर समझ जाता तो आंसर सही निकाल देता, तो ये इसलिए गलत है। अब आप देख लीजिए आपका सी पार्ट किस में गिवन है, ए में, तो आंसर है आपका ए, और यही आपके आंसर्स है। इसको हिंदी की बस ये गलती है, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा था, ठीक है ना। चलिए फिर ये आपके आंसर की है और ये आपके आज की क्लास समाप्त हुई। ये आपकी एक तरीके की रिंगिंग बेल है जिसमें आपको पता चल जाता है अब क्लास खत्म हो चुकी है। कल मिलेंगे आप लोगों से नए क्वेश्चंस के साथ। आपका 2017 में तो पेपर नहीं हुआ था, 2016 के पेपर के साथ, नहीं 2018 का भी हमारा पेपर बाकी है जुलाई वाला, तो 2018 के पेपर के साथ। अच्छा एक चीज और, प्लीज अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर मैराथन की नीड आप लोगों को है, आप लोगों को लगता है कि एक मैराथन होनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हम वेडनेसडे वो लेकर आते हैं। अदरवाइज आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन मुझे इस बार एक या दो बच्चों के नहीं, मैक्सिमम बच्चों के आएंगे आपके फीडबैक्स, तो ही मैं मैराथन लूंगी। ओके, तो आप लोग मैक्सिमम बच्चे अपने वोट्स अपने हिसाब से वोट इकट्ठे कीजिए। देख लीजिए आप लोग के सामने है, ग्रुप है, कमेंट सेक्शन सब कुछ आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है। आप लोग बताएंगे कि मैराथन लेनी है तो ही ली जाएगी, मैक्सिमम बच्चे अगर कहेंगे तो, वरना ये जो क्वेश्चंस है ये भी कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।